नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे ज़्यादातर लोग स्कूल की मैथ्स क्लास के किसी धूल भरी याद की तरह देखते हैं। हम्म। एक ऐसा शब्द जो शायद उबासी लाने के लिए काफ़ी है, सांख्यिकी, यानी स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब सिर्फ क्रिकेट स्कोर का औसत निकालना या फिर पाई चार्ट बनाना होता है। हाँ। लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी आधुनिक दुनिया का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास जो स्रोत है वैसे आधुनिक सभ्यता का एक मौलिक स्तंभ कहते हैं। अरे वाह। ये कोई सूखी सी गणित की शाखा नहीं है, बल्कि एक ताकतवर भाषा है जो हमें डेटा के शोर से संगीत निकालने में मदद करती है। क्या बात है, शोर से संगीत निकालना। मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई। तो आज का हमारा मिशन यही है समझना कि ये उबाऊ विषय कैसे चुपके से हमारे फैसलों, हमारी सेहत और यहाँ तक कि हमारे भविष्य को भी आकार दे रहा है। चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, बिजनेस और इकोनॉमी। कहा जाता है कि आज के दौर में जो कंपनियां डेटा का इस्तेमाल नहीं कर रही, वे बस अंदाजे लगा रही हैं। सही कहा। तो स्टैटिस्टिक्स इसमें क्या भूमिका निभाती है? ये अंदाजे और हकीकत के बीच का फर्क है बेसिकली। कंपनियां बाजार को समझने के लिए, ये पता लगाने की कोई नया प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, और कीमतें तय करने के लिए सांख्यिकी या मॉडल का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग, हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जी। ये वही है ना जिसमें वेबसाइटें एक ही पेज के दो अलग अलग वर्जन दिखाती हैं? यही है। हो सकता है आज सुबह आपने किसी शॉपिंग वेबसाइट पर जो अभी खरीदने वाला बटन देखा वो हरे रंग का हो और आपके दोस्त को वही बटन नीले रंग का दिख रहा हो। अच्छा। कंपनियां लाखों लोगों पर यह प्रयोग करती हैं और स्टैटिस्टिक्स उन्हें बताती है कि किस रंग के बटन पर सबसे ज्यादा क्लिक्स होते हैं। बिल्कुल। और आप हैरान होंगी कि कभी-कभी इतने छोटे से बदलाव से, जैसे सिर्फ बटन का रंग बदलना, हाँ। बिक्री में 15 से 20% का भारी उछाल आ सकता है। अरे वाह। तो हम सब अनजाने में इन विशाल सांख्यिकीय प्रयोगों का हिस्सा है। ये सोचना ही कमाल है। हाँ, एक तरह से तो है ही। ये तो ग्राहकों को समझने की बात हुई, लेकिन क्या ये कंपनियों के अंदर भी काम आती है? हर जगह। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ही ले लीजिए। आपकी पसंदीदा कॉफी की दुकान में हमेशा ताजे बीन्स कैसे मौजूद होते हैं? हाँ। इसके पीछे स्टैटिस्टिकल मॉडल काम कर रहे होते हैं जो अनुमान लगाते हैं कि किस दिन किस मौसम में कितनी कॉफी बिकेगी, ताकि सामान न तो कम पड़े और न ही बर्बाद हो। एकदम सही। और ये सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, सरकारें भी इसी तरह काम करती हैं। जैसे कि जनगणना। जनगणना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार इन आंकड़ों का एनालिसिस करके ही ये तय करती है कि कहाँ नए स्कूल या अस्पताल बनाने की जरूरत है, किस इलाके में बेरोजगारी ज्यादा है। और सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं? जी, ये देश का एक तरह से हेल्थ चेकअप करने जैसा है। और जब हेल्थ की बात आती है तो यहाँ तो सांख्यिकी की भूमिका और भी बड़ी हो जाती होगी। यहाँ तो ये सीधे सीधे जिंदगियां बचाने का काम करती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोई भी नई दवा या वैक्सीन बाजार में आने से पहले क्लिनिकल ट्रायल से गुजरती है। राइट। ये एक बहुत ही कठोर सांख्यिकीय प्रक्रिया है। हजारों लोगों पर दवा का परीक्षण किया जाता है और स्टैटिस्टिक्स ही हमें पूरी निश्चितता के साथ बताती है कि ये दवा सिर्फ एक संयोग से काम नहीं कर रही, बल्कि वाकई असरदार और सुरक्षित है। महामारी के दौरान हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिक बीमारियों के फैलने के पैटर्न को समझने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। और जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, ये सिर्फ गंभीर विषयों तक ही सीमित नहीं है। खेल की दुनिया में भी इसका बड़ा असर हुआ है। मनी बॉल का उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। मनी बॉल ने तो खेल की दुनिया में क्रांति लाई थी। हाँ। ये कहानी है एक छोटी बेसबॉल टीम की जिसके पास बड़े खिलाड़ियों को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आंकड़ों का इस्तेमाल करके ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढा जिन्हें दूसरी टीमें कम आंक रही थीं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बताती थी कि वे मैच जिताने में बहुत कारगर थे। और इस छोटी सी टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को हरा दिया। बिल्कुल। आज क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक हर टीम परफॉर्मेंस को नापने और रणनीति बनाने के लिए डेटा एनालिस्ट रखती है। तो व्यापार और स्वास्थ्य में तो आंकड़े कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन जहां सांख्यिकी सच में किसी जादू की तरह काम करती है, वो है विज्ञान की दुनिया। आखिर हम किसी नई खोज पर यकीन करते ही क्यों हैं? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब सांख्यिकी में छुपा है। विज्ञान का आधार है परिकल्पना परीक्षण, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपको लगता है कि एक नया खाद
पौधों को तेजी से लंबा करता है। ये आपकी परिकल्पना है। ठीक है। तो आप अपने खेत के 2 हिस्से करेंगे, एक में नया खाद डालेंगे, दूसरे में पुराना। कुछ महीनों बाद आप सभी पौधों की ऊंचाई नापते हैं। अब हो सकता है कि नए खाद वाले पौधे औसतन थोड़े लंबे हों, पर सवाल यह है, क्या ये अंतर वाकई खाद का असर है या सिर्फ एक इत्तेफाक? अच्छा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको गणितीय रूप से यही बताने में मदद करता है कि इस नतीजे के सिर्फ संयोग होने की संभावना कितनी कम है। अगर संभावना बहुत ही कम है, तभी वैज्ञानिक उस खोज को स्वीकार करते हैं। ये तो कमाल है। तो ये वैज्ञानिकों को सिर्फ अंदाजा लगाने से रोकता है और सबूतों पर आधारित नतीजे देता है। ठीक कहा। और ये हर विज्ञान पर लागू होता है। भौतिकी में वैज्ञानिक क्वांटम कणों के अजीब व्यवहार को समझने के लिए संभावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक भी पिछले 100 सालों के तापमान के आंकड़ों का एनालिसिस करके ही जलवायु परिवर्तन के मॉडल बनाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे का जिक्र है अनुसंधान में, पुनरुत्पादन संकट, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्राइसिस। इसका मतलब है कि कई बार एक वैज्ञानिक के प्रयोग के नतीजे दूसरे वैज्ञानिक दोहरा नहीं पाते। ये तो विज्ञान पर भरोसे के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और यहां सांख्यिकी एक हीरो की तरह सामने आती है। यह संकट काफी हद तक खराब सांख्यिकीय तरीकों की वजह से पैदा हुआ था, जैसे कि बहुत छोटा सैंपल लेना या नतीजों की गलत व्याख्या करना। अच्छा। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया प्रयोग और सही सांख्यिकीय विश्लेषण ये सुनिश्चित करता है कि जो नतीजे मिल रहे हैं वे भरोसेमंद हैं और कोई भी उन्हें दोहरा सकता है। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग, ऐसा लगता है जैसे ये कोई जादू हो। जी। पर क्या ये कहना सही होगा कि ये असल में मतलब बेसिकली नए पैकेट में पुरानी स्टैटिस्टिक्स ही है? क्या बात है, ये एक बेहतरीन सवाल है। दिल तो इसका सांख्यिकी है, लेकिन जो चीज इसे जादुई बनाती है वो है इसका पैमाना और इसकी रफ्तार। जब हम एक एआई को बिल्लियों की तस्वीरें पहचानना सिखाते हैं तो हम उसे लाखों तस्वीरों का एक डेटा सेट देते हैं। एल्गोरिदम उस डेटा में सांख्यिकीय पैटर्न ढूंढता है। जैसे कि एक बिल्ली की तस्वीर में आमतौर पर नुकीले कान, मूंछें और एक खास तरह की आंखें होती हैं। बिल्कुल सही। ये पैटर्न पहचाने मशीन लर्निंग का आधार है। तो जब मेरा फोन मेरी आवाज पहचानता है या मुझे मेरी पसंद की अगली फिल्म सुझाता है, तो वो असल में मेरी पिछली पसंद के आधार पर एक सांख्यिकीय भविष्यवाणी कर रहा है। एकदम सही। लेकिन ये उस पैमाने पर हो रहा है जो 20 साल पहले अकल्पनीय था। हमारे फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन खरीदारी, ये सब मिलकर बिग डेटा बनाते हैं। हाँ, ये शब्द तो बहुत सुनने में आता है। और इस डेटा के सैलाब को समझने और उससे काम की जानकारी निकालने का एकमात्र रास्ता सांख्यिकीय तकनीक ही है। यहाँ तक कि जिस स्मार्टफोन को हम हाथ में पकड़े हैं, उसके अंदर की हर चिप सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण से गुजरती है, ताकि लाखों फोन बिल्कुल एक जैसे और बिना किसी खराबी के बने। तो यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। इसका एक और पहलू है जोखिम का प्रबंधन, जैसे कि बीमा या बैंकिंग में। हाँ, फाइनेंस और बीमा उद्योग तो पूरी तरह से संभावना और स्टैटिस्टिकल मॉडल पर ही चलते हैं। क्रेडिट स्कोर? जी, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है? ये इस बात का एक सांख्यिकीय अनुमान है कि आप भविष्य में अपना लोन चुकाएंगे या नहीं। बीमा कंपनियां आपकी उम्र, सेहत और आदतों के आंकड़ों को एनालिसिस करके ये आकलन करती हैं कि आपके बीमार पड़ने या दुर्घटना होने का कितना खतरा है, और उसी हिसाब से आपका प्रीमियम तय होता है। ये सब शुद्ध सांख्यिकी है। और मौसम का पूर्वानुमान, जब वे कहते हैं कि बारिश की 40% संभावना है, तो मुझे हमेशा लगता था कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मौसम विज्ञानियों ने कई सांख्यिकीय मॉडल चलाए हैं और पिछले डेटा के आधार पर जब भी मौसम की स्थिति ऐसी रही है तो 10 में से 4 बार बारिश हुई है। अच्छा, तो ये अनिश्चितता को नापने का एक तरीका है। बिल्कुल। यही मॉडल हमें तूफान के रास्ते या सूखे की आशंका के बारे में बताते हैं, जिससे सरकारें तैयारी कर सकती हैं और जानें बचा सकती हैं। तो सांख्यिकी हमें सिर्फ प्रकृति को ही नहीं, बल्कि समाज को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, जैसे कि चुनाव के दौरान होने वाले ओपिनियन पोल। हाँ, ओपिनियन पोल सांख्यिकीय सैंपलिंग का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां कुछ हजार लोगों से बात करके पूरे देश के मूड का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन ये ओपिनियन पोल तो कई बार गलत भी साबित होते हैं, तो क्या हमें इन पर भरोसा करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर सांख्यिकीय साक्षरता यानी स्टैटिस्टिकल लिटरेसी की जरूरत पड़ती है। कोई भी पोल 100% सटीक नहीं होता।
उसमें हमेशा गलती की गुंजाइश यानी मार्जिन ऑफ एरर होती है। एक अच्छा पोल आपको बताएगा कि उसके नतीजे 2-3% ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा। सांख्यिकीय साक्षरता हमें ये समझने में मदद करती है कि इन आंकड़ों का क्या मतलब है और उन पर कितना भरोसा किया जाए। ये सिर्फ विशेषज्ञ के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए जरूरी है। मतलब ये समझना कि जब कोई स्टडी कहती है कि कॉफी पीने से किसी बीमारी का खतरा 20% कम हो जाता है, तो हमें तुरंत उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि ये देखना चाहिए कि ये स्टडी कैसे की गई। हाँ? क्या सैंपल साइज काफी बड़ा था? क्या ये स्टडी चूहों पर की गई थी या इंसानों पर? और सबसे बड़ी गलती जिसे हमें पहचानना सीखना चाहिए वो है सहसंबंध और कारण के बीच का भ्रम, मतलब कोरिलेशन कॉजेशन फैलेसीज। इसका कोई मजेदार उदाहरण है? एक क्लासिक उदाहरण है। आंकड़े दिखाते हैं कि गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री और डूबने की घटनाएं दोनों बढ़ जाती हैं। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबते हैं? नहीं। नहीं, असली कारण है गर्मी, जो लोगों को आइसक्रीम खाने और तैरने दोनों के लिए उकसाती है। सांख्यिकीय साक्षरता हमें ऐसे झूठे तर्कों को पहचानने की ताकत देती है ताकि हम अफवाहों के बजाय सबूतों पर आधारित चर्चा कर सकें। हाल के कुछ उदाहरणों ने तो इसे और भी साफ कर दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया सांख्यिकीय मॉडलिंग पर ही चल रही थी। वो एक असाधारण समय था। वायरस कैसे फैल रहा है, लॉकडाउन का क्या असर हो रहा है, कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है, हर फैसला वास्तविक समय में आ रहे आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित था। ये सांख्यिकी का एक वैश्विक हाई स्टेक प्रदर्शन था। इसी तरह जलवायु विज्ञान में वैज्ञानिक दशकों के तापमान, ग्लेशियर के पिघलने की दर और कार्बन उत्सर्जन का विश्लेषण करके ही भविष्य के बारे में हमें चेतावनी दे पा रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में काफी जटिल लगती है। डेटा इकट्ठा करना, उसे साफ करना, विश्लेषण करना। हाँ, स्रोत में इसे एक सांख्यिकीय वर्कफ्लो के रूप में समझाया गया है, जो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले सही सवाल पूछना और डेटा इकट्ठा करना, फिर उस डेटा से गलतियां और शोर हटाना, जिसे डेटा क्लीनिंग कहते हैं। इसके बाद असली काम शुरू होता है, पैटर्न्स और रिश्ते ढूंढना, फिर उन पैटर्न के आधार पर निष्कर्ष निकालना, और आखिर में सबसे जरूरी कदम, उन नतीजों को ग्राफ और कहानियों के जरिए ऐसे तरीके से पेश करना जिसे हर कोई समझ सके। और भविष्य में तो इसकी जरूरत और भी बढ़ने वाली है। स्रोत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT जैसे रुझानों का जिक्र है। जरा सोचिए, जब आपके घर का फ्रिज, आपकी कार, आपकी घड़ी, सब कुछ इंटरनेट से जुड़कर लगातार डेटा भेज रहा होगा। बाप रे। हमारे पास अरबों डिवाइस होंगे जो हमारी दुनिया के हर पहलू के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे। इस डेटा से ऊर्जा बचाने से लेकर ट्रैफिक जाम खत्म करने तक अनगिनत संभावनाएं हैं। लेकिन इस डेटा के महासागर से मोती निकालने का काम सांख्यिकी ही करेगी। एक और बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है व्यक्तिगत चिकित्सा, मतलब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में हर किसी के लिए एक ही दवा नहीं होगी? यही इसका विचार है। अभी हम बीमारियों का इलाज करते हैं, भविष्य में हम मरीज का इलाज करेंगे। अच्छा। आपके जेनेटिक मेकअप, आपकी जीवन शैली और आपके माहौल के आंकड़ों का विश्लेषण करके डॉक्टर आपके लिए खास तौर पर दवाइयां और इलाज तैयार कर पाएंगे। ये स्वास्थ्य सेवा में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और इसका इंजन सांख्यिकी ही होगी। और एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है एथिकल AI। यह सुनिश्चित करना कि मशीनें निष्पक्ष फैसले लें। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। जब कोई एल्गोरिदम ये तय कर रहा है कि किसे लोन मिलना चाहिए या किसे नौकरी, तो हमें ये पक्का करना होगा कि वो किसी लिंग, जाति या समुदाय के साथ भेदभाव ना करे। बिल्कुल। इसके लिए भी सांख्यिकीय ढांचों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एल्गोरिदम में किसी भी तरह के पूर्वाग्रह का पता लगाया जा सके और उसे दूर किया जा सके। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि सांख्यिकी अब सिर्फ गणित की क्लास का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 21वीं सदी में जीने के लिए एक जरूरी हुनर है। यह उस विशाल डेटा के बीच एक पुल की तरह है जो हमारे चारों ओर है, और उस समझदारी के बीच जो हमें बेहतर फैसले लेने के लिए चाहिए। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। एक ऐसी दुनिया में जो डेटा में डूब रही है लेकिन समझ के लिए भूखी है, सांख्यिकी एक जीवन रक्षक नाव की तरह है। वाह। ये शोर को ज्ञान में बदलती है, अनिश्चितता को एक परिकल्पित जोखिम में बदलती है और जानकारी को कार्यवाही करने लायक बुद्धिमत्ता में बदल देती है। ये दुनिया को ज्यादा साफ साफ देखने का एक लेंस है।
और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। जैसे जैसे हम अपने छोटे बड़े हर फैसले के लिए डेटा और एल्गोरिदम पर निर्भर होते जा रहे हैं, क्या हम अपनी अंतरात्मा या गट फीलिंग की आवाज़ सुनना भूलने का खतरा उठा रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। क्या जिंदगी का हर पहलू सच में आंकड़ों में समेटा जा सकता है, या कुछ चीजें हमेशा इस गणित से परे रहेंगी?